morning. Good morning, Mom. Good morning. आई होप आप सबने ब्रेकफास्ट किया होगा, ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठे होंगे। हाँ माँ। हाँ, तो आज जो टॉपिक मैं आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। शब्द और पद मैंने आपको पढ़ाया था। शब्द और पद का ही थोड़ा सा मॉडिफाई होकर सिलेबस आ गया है कि अब आपके सिलेबस में शब्द और पद की जगह केवल पद बंध आना है, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है ग्रेड 10th और ग्रेड 9th का, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक जो है एक बार फिर से रिवाइज कराने जा रही हूँ, क्योंकि एक तो ये आपके अभी असेसमेंट में आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि अगर मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ तो क्या ये आपको मिरर इमेज में दिख रहा है या ये सेंटेंस आप पढ़ पा रहे हो? हम पढ़ सकते हैं। मिरर इमेज आ रही है? नहीं मैम, मिरर इमेज पढ़ नहीं आ सकते रही। हैं। हम पढ़ सकते। क्योंकि मुझे अपने कैमरे से देखने पर ये मिरर इमेज दिख रहा है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। नहीं मैम, वो दिख हम रहा पढ़ है? पा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो फिर मेरे लिए थोड़ा आप लोगों को पढ़ाना आसान हो जाएगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड की बहुत नीड है आज। चलिए मैं आज ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ फिर आपका। अच्छा ठीक है, उससे पहले मैंने जो पढ़ाया है उसको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। शब्द क्या होते हैं? शब्द पढ़ाया है मैंने आपको, शब्द क्या चीज है? मैम मैं बताऊं? यस यस, व्हाई नॉट। मैम शब्द एक सार्थक इकाई है और वो भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है जो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी होती है, तो जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। वेरी गुड। तो शब्द क्या है? शब्द भाषा की वह लघुतम स्वतंत्र इकाई है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। तो पद क्या होते हैं? कोई और ट्राई करेगा? भूल गए हैं लग रहा है। जब शब्दों को जो है हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं, ठीक है। जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे लीजिए, आप सब इंडिविजुअल हैं, ठीक है। आपकी क्लास में अनिकेत, प्रेरणा, अमन, सुनिधि सब इंडिविजुअल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 10th तो उसमें सारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब इंडिविजुअल है तो शब्द है, लेकिन जब आप एक ग्रुप में आ गए, उसमें आ गए, एक समूह में बन गए, एक वाक्य के रूप में आ गए तो आप क्या हो गए? पद हो गए, ठीक है। रूप वही है, चीज वही है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को चलिए आज हम लोग रिवाइज करते हुए पद बंध पढ़ेंगे। एक मैं शॉर्ट में बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर रही हूँ कि शब्द क्या है, पद क्या है। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है जिसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं होगा, वो केवल वर्णों का समूह होगा, लेकिन उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। और उदाहरण देखिए यहाँ पे कलम, तो यहाँ पे क्या है? कलम, कलम पेन को बोला जाता है, तो ये शब्दों का एक सार्थक समूह आता यह शब्द होगा। लेकिन लमक, लमक जो है, अगर ये एक वर्णों का समूह है लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह केवल वर्णों का समूह है, इसको हम शब्द
नहीं कहेंगे। शब्द हम कब कहेंगे? जब उसका कोई सार्थक अर्थ होगा। जैसे लड़का, आकाश, अध्यापक, इन सब का कोई ना कोई मीनिंग है। लड़का बॉय को बोलते हैं, आकाश स्काई को कहा जाता है, अध्यापक टीचर को बोलते हैं। तो यहाँ पे इन वर्णों के समूह का एक पर्टिकुलर अर्थ है, इसलिए ये शब्द है। ठीक है। पद क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है, वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, तब वह शब्द कहलाता है। शब्द क्या है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो उसको वहां के नियम, वहां के रूल्स रेगुलेशन जो भी ग्रामर के हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है। जैसे आप जब इंडिविजुअल है तो आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर ग्रेड 10th के लिए जो रूल्स है वो पूरे क्लास के लिए एक रूल है। ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, मतलब जब उसको हम प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, तब वह शब्द पद कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, ग्रेड 10th में अगर कोई एक स्टूडेंट कुछ भी बदमाशी करता है तो कभी कभी क्या होता है, पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलती है। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे वही फॉलो हो जाती है कि जब शब्द पद का रूप ले लेता है तो उसको वहां के नियमों का पालन करना पड़ता है, मतलब व्याकरण के नियमों का पालन करना ही होगा। अब जैसे लड़का जो है एक शब्द है, वाक्य के रूप में प्रयुक्त नहीं होने पर यह वर्णों का एक समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ है, परंतु जब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका रूप बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? अब देखिए मैं यहाँ पे सेंटेंस ले रही हूँ, लड़का रो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो लड़का है उसके साथ क्रिया जुड़ गई, रो रहा है, तो यहाँ पे लड़का जो है एक वचन के रूप में आ रहा है, तो यह एक वचन हो गया। लड़का है तो इसलिए ये पुल्लिंग होगा, क्रिया एक वचन की है तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक वचन पुल्लिंग। और लड़का क्योंकि एक संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो इस वाक्य में हम बोलेंगे कि ये वाक्य कैसा है, यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा पद है, क्रिया एक वचन की है और पुल्लिंग है। लड़का रो रहा है, तो यहाँ पे लड़का जो शब्द है वो वाक्य में क्या हो गया, व्याकरण के नियमों से बंध गया, मतलब उसको लिंग, वचन, कारक और काल हर चीज के नियम से वो बंधा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे लड़का शब्द को ही हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, लड़के ने अपने मित्र से बात की, तो लड़का लड़के यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो लड़का का रूप बदल गया, लड़के हो गया, उसने अपने मित्र से बात की, तो देखिए यहाँ पे ने जो है वो कारक चिन्ह आया है, से जो है वो कारक चिन्ह आया है, बात की क्रिया है, तो यहाँ पे लड़का शब्द जो है वो कारक, लिंग, वचन के नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये लड़का शब्द क्या हो गया, पद हो गया। पद क्यों हो गया? क्योंकि ये व्याकरण के नियमों से बंध गया। अध्यापक ने लड़कों को समझाया, अध्यापक ने लड़कों को समझाया, यहाँ पे लड़का था, यहाँ पे उसका स्वरूप बदल गया, यहाँ एक वचन था, यहाँ बहुवचन हो गया। ठीक है। और कारक के नियम है, इसलिए यहाँ पे यह व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। लड़कों शोर ना करो, अब यहाँ पे क्या हो गया, आज्ञा के उसमें आ गया, बच्चों को एक आज्ञा दी जा रही है कि शोर मत करो, तो लड़कों शोर ना करो, तो यहाँ पे आज्ञावाचक में आ गया, तो मतलब उसका काल बदल गया। ठीक है। वाक्य का प्रकार बदल गया ना, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तो यहाँ पे जिन वाक्यों में जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदल जाता है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग को याद आया? ये मैंने पहले भी क्लास में पढ़ाया था। जी मैम। हाँ, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो शब्द और पद में अंतर क्या होता है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। पद क्या होता है? पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। जब शब्द होता है तो अगर उसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है तो मतलब वो शब्द है,
लेकिन पद क्या होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। व्याकरणिक परिचय मतलब वाक्य में वो जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो व्याकरण के नियमों से बंधा हुआ है। वो एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा पद है, संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके क्या होते हैं, व्याकरणिक परिचय होता है पद का। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। यहाँ पे उसका क्या है, अर्थ ही पर्टिकुलर उसकी पहचान थी। यहाँ पे वो वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो उसका पूरे वाक्य का जो अर्थ निकलता है तो उसमें उस शब्द या पद का भी सांकेतिक अर्थ होता है। ठीक है, पर्टिकुलर अर्थ नहीं देता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग शब्द पढ़ते हैं तो उसमें कई बार हम पढ़ते हैं ना, साधारण बोलचाल की भाषा में अर्थ आता है रोटी शोटी, चाय शाय, इन शब्द समूहों का भी प्रयोग हम करते हैं बोलचाल की भाषा में, तो लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मतलब उनका अर्थ हो भी सकता है और एक प्रकार शब्द का ऐसा होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है लेकिन बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है। तो शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं, लेकिन पद जो है वो लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पद जो है वो व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं। ये शब्द भेद मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। चलिए आते हैं पद भेद पे। पद भेद क्या चीज होता है, कोई आंसर देगा? अच्छा, पद क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया। पद भेद क्या है, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी भाषा में जो है पद के मुख्य रूप से 5 प्रकार माने गए हैं। उसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो अगर आपको याद हो जब हम लोग ग्रेड 8 तक आप लोग पढ़ते थे तो आप लोग को बार बार हम लोग पढ़ाते थे या जो भी टीचर आपको पढ़ाती थी वो बताती थी कि शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। एक है विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन पे लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन पे लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका एक दूसरा नाम अव्यय भी होता है। याद आया, विकारी और अविकारी। तो यहाँ पद भेद जानने के लिए आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे शब्द को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो ये चारों क्या हो गए, ये पद भेद हो गए। संज्ञा पद भेद, सर्वनाम पद भेद, विशेषण पद भेद और क्रिया पद भेद। इसके बाद जो 5वां प्रकार है वो है अव्यय। अव्यय में क्या क्या आ जाता है, हिंदी भाषा के अनुसार उसमें क्रिया विशेषण आता है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। समुच्चय बोधक आता है। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जहाँ पे संबंध को बताते हैं, सॉरी संबंध बोधक में संबंध को बताते हैं। फिर विस्मयादि बोधक, जहाँ पे आज्ञा सूचक या विस्मय, हर्ष, खुशी आदि को प्रकट करते हैं, वो विस्मयादि बोधक होता है। निपात, निपात होता है जब हम पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में किसी एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके कारण उस वाक्य पर जोर आए, तो उसको हम निपात कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जाएगा मैं बोलूं और बोलूं मोहन ही बाजार जाएगा, तो मैं मोहन पे पर्टिकुलर एम्फेसिस दे रही हूँ कि मोहन ही बाजार जाएगा, तो यहाँ पे निपात क्या हो गया, ही हो गया। तो इस प्रकार से विकारी शब्द के जो 4 प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से पदभेद के 4 प्रकार हैं। संज्ञा पदभेद, सर्वनाम पदभेद, विशेषण पदभेद और क्रिया पदभेद। इसके बाद जो अविकारी शब्द का प्रकार है उसको यहाँ पे अलग अलग नहीं बांटा गया है कि क्रिया विशेषण पदभेद, समुच्चय बोधक पदभेद, विस्मयादि बोधक पदभेद। उसकी जगह उसको एक जनरल कैटेगराइज कर दिया गया है कि अव्यय पदभेद।
ठीक है। तो शब्द के जो पद जो होते हैं उनके मुख्य रूप से हिंदी भाषा में 5 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वह शब्द जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, ये सब आपको पता है, केवल आप लोग को एक बार मतलब फ्रेश करने के लिए कि आपने ये पढ़ा हुआ है बता रही हूँ। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। हाँ, वेरी गुड, भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा, आपने संज्ञा की परिभाषा आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, और संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उस संज्ञा के भेद भी आपने पढ़े हुए हैं। तो जो संज्ञा शब्द के भेद हैं, वही संज्ञा पद के भी भेद है। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। शब्द संज्ञा जो होता है उसके जो प्रकार है, वही संज्ञा पद के भी प्रकार। इसी तरीके से आते हैं सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम पद भेद। ठीक है। अब सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, किसी को याद है? 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो फिर मैं वही बात कहूंगी कि जो सर्वनाम के भेद है वही सर्वनाम पद के भेद है। केवल ये पद में शब्द जो है जब वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं तो उनको केवल पद कहा जा रहा है, बट चीज वही है जो आप लोग पढ़ के आए हैं शुरू से। ठीक है। तो सर्वनाम पद भी वही चीज है जो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, क्लियर है? केवल वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण इसको पद कहा जा रहा है। फिर विशेषण, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसके भी मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए गए हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है विशेषण पद के भेद के भी भेद हो गए। फिर क्रिया, जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के जो है मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं, पर अगर हम इसको ठीक से जाते हैं तो इसमें मुख्य 4 भेद माने जाते हैं। जो आप पढ़ते हुए आए वो है विकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक जहाँ कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग होता है वहां पे सकर्मक होती है। अकर्मक जहाँ पे कर्म नहीं दिया गया होता है वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। इसके अलावा क्रिया के जो भेद होते हैं वो होता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ है कि जहाँ पे किसी वाक्य में 2 कर्म दिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह अपने नौकर को तनख्वाह देता है। तनख्वाह का अर्थ होता है सैलरी। ठीक है। तो वह अपने नौकर को तनख्वाह देता है, तो नौकर क्या कर रहा है? अपनी सैलरी ले रहा है और मालिक दे रहा है। तो यहाँ पे 2 क्रियाएं एक साथ हो रही है, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, गीता मुझसे टाइप करवाती है। ठीक है। टाइप मतलब कोई भी चीज टाइप करना, सिस्टम पे करें या टाइपराइटर पे करें। तो गीता मुझसे, तो वो गीता क्या कर रही है? इस काम को करवा रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टाइप कर रहा हूँ। तो दोनों लोग इस वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही हैं, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहा जा रहा है। इसी तरीके से क्रिया का एक भेद और भी होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ होता है जहां कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। ये काम टीचर्स बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है। जैसे कल तुम यह पाठ याद करके आना। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, टीचर अगर बच्चे को बोल रहा है कि कल तुम यह पाठ याद करके आना, तो हम दूसरे से काम करने को कह रहे हैं, बट सेल्फ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई कि टीचर तो याद नहीं कर रहा है ना, याद करने का काम तो वो बच्चे को दे रहा है। तो
यहाँ पे कर्ता जो है वो स्वयं काम ना करके दूसरे से करवाता है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैंने क्रिया थोड़ा आप लोग को डीप में पढ़ाया क्योंकि शायद हो सकता है कि आप क्रिया के भेद भूल गए हो। मैम यस, एग्जाम में ये विशेषण के भेद सब नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे बेटा, केवल इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, जिससे आप लोग याद रख सकें कि जो हम विकारी शब्द पढ़ के आए हैं और उसकी परिभाषा और भेद हैं, वही जो है पद की भी परिभाषा और उसके भेद हैं। इसलिए सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, उसमें मैं आपको, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में जो आएगा मैं भी उस पर पढ़ रही हूँ। फिर क्या आप वो अविकारी शब्द को फिर से हाँ बता रही हूँ ना, बता रही हूँ, वही बताने जा रही थी अब। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द का ही बेटा जो दूसरा नाम होता है वो होता है अव्यय। अव्यय किसको कहते हैं? आपको अगर मैंने समास पढ़ाया था तो उसमें अव्ययी भाव समास पढ़ाया था, उसमें बताया था कि पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है जिस पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी आपने 4 प्रकार पढ़े हुए हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। याद आया? जो स्थान की विशेषता बताता है कि किसी मेरे विद्यालय के चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, तो वो चारों तरफ उसकी विशेषता को बता रहा है। फूल खिलने की प्लेस कहाँ पे है? विद्यालय के चारों तरफ। तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब किसी काम की रीति को बताता है, वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ने की क्रिया कैसे हो रही है? ध्यान पूर्वक हो रही है, तो ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं समुच्चय बोधक पे। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो दो वाक्यों, दो पदबंधों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसमें शब्द आते हैं किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, इस तरीके के शब्द आते हैं तो समुच्चय बोधक बनता है। जैसे हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पे गर्व है, तो यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता दो शब्दों को और के माध्यम से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे और क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, मैं स्टेशन पहुंचा लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। ठीक है, मैं पहुंचा एक वाक्य है, मेरी ट्रेन छूट गई दूसरा वाक्य है, लेकिन शब्द के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये क्या हो गया? हो गया। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। मंदिर के ऊपर पताका फहरा रहा है, पताका मंदिर के ऊपर, तो संबंध मंदिर के पताके से बताया जा रहा है। पताका कहाँ पे? मंदिर के ऊपर है, तो के ऊपर क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। इसी तरीके से रहीम सलमा के साथ अपने घर जाएगा, तो जाने की क्रिया जो है वो किसके साथ हो रही? रहीम किसके साथ जा रहा है? सलमा के साथ, तो के साथ जो शब्द आया है वो संबंध बोधक को बता रहा है। फिर आती हूँ विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक तो आप लोग बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। तो विस्मयादि बोधक क्या है? जहाँ पे हर्ष, शोक, आश्चर्य, आज्ञा, ये सभी शब्द आते हैं, वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक है, फिर आता है निपात। निपात ऐसे समझिए, मुझे नहीं मालूम है आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि नहीं। निपात जो होता है वो जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल भर देता है, उसको हम निपात कहते हैं।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मोहन बाजार जाएगा, मोहन ही बाजार जाएगा। तो यहाँ पे ही क्या है, निपात हो गया, इसने मोहन पे बल दिया। ठीक है, मैं बोलूं आज आपको 10 रुपए मिलेंगे और आज आपको मात्र 10 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे 10 रुपए पे दूसरे वाक्य में मात्र शब्द का प्रयोग करके 10 रुपए पे बल दिया जा रहा है। तो मात्र क्या हो गया, निपात हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे पदबंध के भेद समझ में आए, नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। पदबंध के भेद समझ में आए कि हाँ पदभेद मैम। वो 5 प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में। क्रिया विशेषण पदभेद मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, अव्यय लिखा जाएगा। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब मैं आ रही हूँ आपके आज के मुख्य टॉपिक पे, जिसका नाम है पदबंध। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदबंध क्या होता है। ठीक है, पदबंध क्या होता है, अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो पदबंध का आप दूसरा नाम क्या हम बोल सकते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश या उसका कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस। यस, वेरी गुड। तो पदबंध किसी वाक्य में पूरा अर्थ नहीं देते हैं। ठीक है, पदबंध जो होते हैं वो वाक्य में होते अवश्य हैं, परंतु उससे वाक्य का अर्थ जो है वो पूरा नहीं होता है। तो पदबंध क्या है, अनेक पदों के योग से बने वाक्यांश को पदबंध कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश जो है पदबंध का दूसरा नाम है। और पदबंध जो होते हैं वो किसी भी वाक्य में कोई पूरा अर्थ नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, अगर मैं इसको हटा दूं, सामने वाले मैदान जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है सेंटेंस में, सामने वाले मैदान को हटा दूं, मोहन खेलेगा, तो मोहन खेलेगा ये वाक्य अपने आप में पूरा है। ठीक है, अर्थ निकल रहा है, मोहन के खेलने की बात हो रही है, मोहन खेलेगा। लेकिन अगर मैं मोहन और खेलेगा दोनों को हटा दूं, सामने वाले मैदान, तो सामने वाले मैदान से किसी भी उस पॉइंट से वाक्य का जो है पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पदबंध किसी भी वाक्य में पूरा अर्थ नहीं देते हैं। तो मोहन सामने वाले मैदान में खेलेगा, यहाँ पे मैदान जो है वो संज्ञा पदबंध है। सामने वाले मैदान में खेलेगा, इस यहाँ पे कई पद मिलकर एक ही बात को कह रहे हैं, अतः यह संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है, लेकिन ये उपवाक्य की तरह कार्य नहीं करता है और ये वाक्य को पूर्ण अर्थ नहीं देता है। मोहन सामने वाले मैदान में खेलेगा। इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं, बराबर वाले कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर पड़ा। अगर हम इसमें ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको हटा दें तो भी हमारे वाक्य का पूरा अर्थ निकल रहा है, आदमी छत से गिर पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे उस आदमी की क्या बताई जा रही है, विशेषता को बताया जा रहा है कि वो आदमी कौन था, बराबर वाले कमरे में रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है वो क्या हो गया, विशेषण पदबंध हो रहा है। किस आदमी के बारे में बात हो रही है, जो बराबर वाले कमरे में रहता था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, विशेषण पद हो गया। अगर यहाँ पे आदमी भी अंडरलाइन होता तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता, क्योंकि यहाँ पे तब उस आदमी के बारे में बात की जा रही है जो छत से गिर पड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ पे आदमी को भी हम अंडरलाइन कर देते तो ये संज्ञा हो जाता, क्योंकि आदमी क्या है, संज्ञा है। लेकिन क्योंकि अंडरलाइन केवल यहाँ तक है और वाक्य है कि आदमी छत से गिर पड़ा, तो यहाँ पे आदमी की विशेषता को बताया जा रहा है कि बराबर वाले कमरे में रहने वाला आदमी छत से गिर पड़ा। आइए हम लोग इसको कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस यूज कर रही हूँ। ये देखिए, आप लोग ये देख पा रहे हैं ना? हाँ मैम।
है कि निरंतर बहता जल पवित्र होता है। मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया है, निरंतर बहता जल पवित्र होता है। तो ये जल क्या होता है? पानी। पानी तो होता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? संज्ञा। पवित्र। संज्ञा है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्योंकि जल पवित्र होता है, अगर हम ये बोले तो ये वाक्य अपने आप में पूरा है, लेकिन यहाँ कहा गया है निरंतर बहता जल। तो ये निरंतर बहता और जल, ये कंटिन्यूअसली बहता हुआ जल। हाँ, कंटिन्यूअसली, निरंतर मतलब होता है कंटिन्यूअसली, यस, कंटिन्यू या लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों शब्द मिलके क्या काम कर रहे हैं? संज्ञा पदबंध का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जल के बारे में बताया जा रहा है। कैसा जल पवित्र होता है? निरंतर बहता जल। तो इस वाक्य में ये जो आप लोग देख रहे हैं जल, ये संज्ञा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इस पूरे वाक्य को दिखाते हैं तो ये इसमें अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि दिए गए वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो आप लिखेंगे संज्ञा पदबंध है, क्योंकि यहाँ पे जल के नीचे भी अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे जल के बारे में बात हो रही है। जल कैसा है? निरंतर बहता। तो यहाँ पे निरंतर बहता जल जो है संज्ञा पदबंध की तरह काम कर रहा है। तो इस वाक्य में क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया, जल जो है संज्ञा पद है, और उसी के साथ में इन दोनों पद भी काम कर रहे हैं उस वाक्य में, इसलिए वो संज्ञा पदबंध हो गया। क्लियर हुआ आपको? दूसरा वाक्य मैं लेती हूँ। हाँ, दूसरा लेती हूँ। अगर आपको नहीं दिखाई देता या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज टेल मी, मैं फिर कुछ और करती हूँ। उत्तर से दक्षिण तक ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि मतलब होता है ओले गिरना, जो बर्फ के पीसेस होते हैं आकाश से गिरते हैं, उसको हिंदी में हम लोग ओला बोलते हैं। बर्फ गिरने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण, अब यहाँ पे ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई अपने आप में पूर्ण वाक्य है, ठीक है। अब ये ओलावृष्टि होने की क्रिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है? उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ। यस। तो यहाँ पे क्योंकि ओलावृष्टि होने की क्रिया को बताया जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक हो रही है, इसलिए ये यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ये क्रिया कहाँ पे हो रही है उसको बता रहा है। और अगर आपको परिभाषा याद हो क्रिया विशेषण की, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण, इसलिए यहाँ पे स्थानवाचक हो गया और ये क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पे ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक ओलावृष्टि हुई। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आया कि हम वाक्य में जिस तरीके से पदों का प्रयोग किया जाता है, पदबंध का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से वाक्य में उस प्रकार का पदबंध होता है। यह भी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं पद तथा पदबंध में अंतर। इसके बाद मैं इसके सब भेद आपको बताऊंगी पदबंध के। तो यहाँ पे पद तथा पदबंध आया क्यों? तो पद तथा पदबंध में क्या अंतर होता है? आप लोग को पदबंध समझ में आया? हाँ मैम। जब अनेक पदों के योग के कारण जो वाक्य में वाक्यांश बनता है उसको हम पदबंध कहते हैं, और ये वाक्य में पूरा अर्थ नहीं देते हैं, ठीक है। पद और पदबंध में क्या अंतर होता है? यहाँ स्पेलिंग एरर है। जब वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का काम कोई एक शब्द अकेला करता है तो उसको हम पद कहते हैं, परंतु जब वही कार्य एक से अधिक पद मिलकर करते हैं तो उसको हम पदबंध कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, तो यहाँ पे मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है और उसके सोने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे मोहन जो है संज्ञा पद की तरह काम कर रहा है। सोहन का भाई मोहन सोता है, यहाँ पे मोहन के बारे में और ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है कि वो कौन है? सोहन का भाई है मोहन, वो सोता है। तो यहाँ पे
यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा क्योंकि कई शब्द मिलकर संज्ञा पद का काम कर रहे हैं। यस मानसी, व्हाट डाउट यू हैव? मानसी, अब आते हैं हम पदबंध के भेद पर। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा में जो है, हिंदी भाषा में अभी मैंने आपको पद के भेद पढ़ाए थे। तो पद के भेद जो होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अब देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया। मुख्य पद के आधार पर पदबंध जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया और विशेषण क्रिया पदबंध। विशेषण। यहाँ पे मैंने अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। क्रिया विशेषण पदबंध। आइए जानते हैं बारी बारी से कौन कौन से पदबंध है। संज्ञा पदबंध, ठीक है, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें हम संज्ञा, 1 सेकेंड, ओके। तो जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द और अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं तो वह संज्ञा पद कहलाता है। कहने का मतलब एक है कि एक मुख्य संज्ञा शब्द होता है जिसको हम शीर्ष शब्द कहते हैं और बाकी के जो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण लेती हूं मैं, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। मैं इस वाक्य को ऐसे भी प्रयोग कर सकती थी, मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मजदूर क्या हो गया? वह शीर्ष संज्ञा पद हो गया। शीर्ष संज्ञा पद क्यों हो गया? क्योंकि ये मुख्य संज्ञा पद है, इसके बिना यह वाक्य पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन 4 ताकतवर मजदूर, तो ये 4 और ताकतवर क्या हो गए? आश्रित संज्ञा पद हो गए और ये तीनों शब्द मिलकर संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध है। मजदूर क्या होगा? संज्ञा हो गया, तो मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। इसी तरीके से दूसरे वाक्य में, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अगर मैं यहाँ पे बोलती कि राम ने रावण को मार गिराया तो भी पता चल रहा है कि राम ने क्या किया है और कौन मर गया है, ठीक है, वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रावण के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए बताया जा रहा है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो यहाँ पे लंका के राजा कौन है? रावण है, जिसको किसने? राम ने मार गिराया है। तो यहाँ रावण क्या हो गया? शीर्ष संज्ञा पद हो गया, वरना यहाँ पे वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। अगर मैं इस पूरा जो बोल्ड है इसको हटा दूं, राम ने मार गिराया, तो ये नहीं पता चल रहा है राम ने क्या किया है। लेकिन राम ने रावण को मार गिराया तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि राम ने रावण को मारा है। तो रावण क्या हो गया? शीर्ष संज्ञा पद हो गया और ये चारों पद मिलके क्या हो गए? आश्रित संज्ञा पद हो गए, जो इस वाक्य में संज्ञा पदबंध की तरह कार्य कर रहे हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पे दशरथ क्या हो गया? शीर्ष संज्ञा पद हो गया और अयोध्या के राजा क्या हो गया? आश्रित संज्ञा पद हो गया। और ये सारे वाक्य, सारे शब्द मिलकर संज्ञा पदबंध की तरह काम कर रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दिए गए वाक्य में संज्ञा पदबंध को रेखांकित कीजिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये सोचना पड़ेगा परिभाषा के आधार पर कि जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है अथवा क्रिया विशेषण है, ठीक है। इसी तरीके से आएगा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो गुब्बारा फट गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? शीर्ष पद हो गया। आसमान में उड़ता, ये क्या हो गया? आश्रित पद हो गया। ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? संज्ञा पदबंध की तरह कार्य कर रहे हैं। फिर आता है विशेषण पदबंध।
अब विशेषण में आप ये समझिए, विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज विशेषण पदबंध करेगा। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। अगर हम यहाँ पे बोले तेज गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, ठीक है, तो भी वाक्य पूरा है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों शब्द मिलकर क्या बता रहे हैं? गाड़ी की विशेषता को बता रहे हैं। गाड़ी क्या है? तेज चलने वाली है। तो यहाँ पे ये विशेषण पदबंध की तरह कार्य हो रहा है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। आदमी जासूस है, ठीक है। ये वाक्य हाँ ठीक है। तो वहां पे जो आदमी की लोकेशन को बता रहा है, स्थान को बता रहा है कि कौन सा आदमी जासूस है, जो उस घर के कोने में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पूरा भाग है वो विशेषण पदबंध की तरह कार्य कर रहा है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो यहाँ कई शब्दों के माध्यम से घोड़े की विशेषता को बताया गया है, अतः यह यहाँ पे विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि कई शब्द मिलकर घोड़े की विशेषता को बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे विशेषण पदबंध होगा। अगर यहाँ वाक्य होता उसका घोड़ा सुंदर है या उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर है, तो वहां पे क्या हो जाता? सुंदर जो है वो विशेषण पद हो जाता। लेकिन यहाँ पे कई शब्द आए हैं घोड़े की विशेषता को बताने के लिए, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, इसलिए यहाँ पे ये शब्द विशेषण पदबंध की तरह कार्य कर रहे हैं। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ पे बरगद और पीपल की विशेषता बताई जा रही है कि उनकी घनी छांव से। अगर यहाँ वाक्य ऐसे भी लिखा जाता कि बरगद और पीपल की छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, तो यहाँ पे केवल एक विशेषता पता चलती, एक ही बात बताई जा रही होती कि हाँ पेड़ के नीचे बैठो तो सुख मिलता है उसकी छांव के कारण। तो वहां पे केवल एक शब्द आता तो वो विशेषण पद की तरह काम करता, परंतु यहाँ पे दो शब्द आए हैं, घनी छांव, अतः यहाँ पे यह विशेषण पदबंध होगा। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध आप लोग इस तरीके से पहले मैं सर्वनाम की परिभाषा बताती हूँ, उसके प्रकार बताती हूँ, तब हम सर्वनाम पदबंध पे आते हैं। सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम के जो आपने पढ़े मुख्य रूप से 6 भेद पढ़े हैं, याद है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक है। तो ये आपने सर्वनाम के भेद पढ़े हैं। तो सर्वनाम के जब आपने भेद पढ़े थे तो उसमें हर भेद की एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसके कारण हम उस भेद को पहचान पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। अब यहाँ पे ये जो आपने शब्द आया है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उसकी जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपने बालक को डूबने से बचा लिया, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। आपने को वाक्यांश में बदलकर बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, तो यहाँ पे आपने शब्द के साथ ये सारे शब्द कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये सर्वनाम पदबंध होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कुछ और कोई कौन सा सर्वनाम है? निश्चय है, कोई। हाँ, कुछ और कोई कौन सा? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ पे शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब यहाँ पे कोई नंबर डिफाइन नहीं हो रहा है कि कितने लोग पकड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कुछ पकड़े गए हैं।
इसलिए यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा है और इस पूरा वाक्य जो है वो सर्वनाम पदबंध की तरह कार्य कर रहा है। ये श्रुति, व्हाट इज द क्वेश्चन? श्रुति बच्चे क्या प्रश्न है आपका? नहीं कुछ नहीं मैम, वो गलती से हो गया। ओके। फिर विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला, कोई भी यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, वाक्य जो है वो सर्वनाम पदबंध होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई के बारे में बताया जा रहा है। विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला, एक होगा कि कोई नहीं बोला और विरोध करने वालों में से कोई नहीं होगा, तो ये सारे पद मिलकर सर्वनाम पदबंध की तरह काम कर रहे हैं। अब अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ये वाक्य कैसा है, कि आप इस वाक्य के बारे में बताइए कि विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, तो कोई शब्द आपने पहचाना कि सर्वनाम शब्द है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सर्वनाम। फिर इसके बाद आपको पता है ये किस सर्वनाम का कौन सा भेद है, अनिश्चयवाचक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद कोई नहीं बोला, बोला शब्द लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी। तो अगर आपके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिए गए वाक्य में वाक्य का प्रकार बताइए, वाक्य कैसा है, तो आप उसमें लिखेंगे यहाँ पे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निषेधात्मक हो जाएगा, बोला एक वचन पुल्लिंग होगा। आपको इस तरीके से इसको लिखना होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको परिभाषा और उसके भेद दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया यहाँ पे सर्वनाम पदबंध आपको? अब हम आते हैं क्रिया पे। अच्छा, क्रिया पदबंध जो होता है वो बाकी पदबंध से थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो वाक्य होता है वो बिना क्रिया के कोई भी वाक्य जो होता है पूर्ण नहीं होता, ये आप सबको पता है। तो क्रिया पदबंध क्या होता है कि मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी क्रिया वाक्य में आती है उसको हम क्रिया पदबंध कहते हैं। मुख्य क्रिया को कभी भी क्रिया पदबंध नहीं कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। वह बाजार की ओर आया होगा, ठीक है। तो वह बाजार की ओर आया होगा में होगा जो है वो मुख्य क्रिया है, ठीक है। वह बाजार आया होगा और आया जो है वो आश्रित क्रिया है, तो यहाँ पे जो क्रिया पदबंध होगा वो आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे पहली क्रिया क्या है, मोहन के दिखाई देने की क्रिया है। दूसरा, मोहन कहाँ से दिख रहा है, छत से दिख रहा है, तो दो क्रियाएं यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है वो क्रिया पदबंध की तरह काम करेगा। फिर अब दरवाजा खोला जा सकता है, दरवाजा खोलने की क्रिया हो रही है। सकता जो है वो सह क्रिया की तरह काम कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे क्रिया पदबंध में होगा। और खोला जो है वो मुख्य क्रिया है, दरवाजे को खोलने की क्रिया हो रही है। फिर आते हैं क्रिया विशेषण पदबंध पे। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अव्यय अलग से नहीं दिया गया है, तो क्रिया विशेषण पदबंध में ही सभी अव्यय आ जाते हैं। बच्चे दौड़ते दौड़ते खेल कर आराम कर रहे हैं, बच्चे आराम कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इसमें आराम कर रहे हैं क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता को भी बताया जा रहा है कि बच्चे कैसे खेले हैं, दौड़ते दौड़ते खेल कर। तो दौड़ते दौड़ते खेल कर क्या हो गया, क्रिया पदबंध हो गया, और आराम करना क्या हो गया, क्रिया हो गया। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, तो बैठने की क्रिया उसने कितनी देर तक की है, सुबह से शाम तक। तो यहाँ पे सुबह से शाम तक जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध की तरह काम कर रहा है। दोनों कबूतर खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, तो दोनों कबूतरों की बात की है, देखते रहते हैं ये क्रिया है। कहाँ देखते हैं, स्थानवाचक बता रहे हैं, खिड़की से बाहर।
तो यह खिड़की से बाहर, क्योंकि क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पे यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं तो जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि क्या किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाव उफनती नदी में डूब गई, यहाँ पे नदी किस तरीके से काम कर रहा है? अरे कोई आंसर नहीं आ रहा। नाव उफनती नदी में डूब गई, यहाँ नदी क्या है? संज्ञा है। नाव नदी में डूब गई, ये वाक्य पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे शब्द जोड़ा गया है उफनती नदी, वाक्यांश की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ उफनती का मतलब क्या है? उफनती नदी मतलब बेटा जो तेज बहाव के साथ जो नदी बहती है, जिसकी धारा बहुत तेज होती है नदी की, उसको हम उफनती नदी कहते हैं। ठीक है, जिसका बहाव बहुत तेज हो। जैसे जब गंगा नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वहां पे उसकी जो धारा होती है वो बहुत तेज होती है, उसमें कोई भी बह सकता है, तो उसको उफनती नदी भी बोला जाएगा उसकी विशेषता को बताते हुए। तो यहाँ पे नदी जो है शब्द के बारे में बताया जा रहा है, तो उफनती नदी मतलब जिस नदी की धारा बहुत तेज थी, तो यहाँ पे उफनती नदी जो है संज्ञा पदबंध की तरह काम कर रहा है, तो यह क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। बाकी वाक्यों में आप लोग बताइए। घोंसले में रहने वाली चिड़िया उड़ गई, यहाँ पे क्या होगा? आदित्य, यस बताइए। मैम विशेषण। विशेषण, वेरी गुड। कैसे? क्योंकि चिड़िया उड़, अगर ये भी बोल्ड होता तो क्या होता? ये संज्ञा पदबंध की तरह काम करता, परंतु कौन सी चिड़िया उड़ी है? घोंसले में रहने वाली, इसलिए यहाँ पे विशेषण पदबंध की तरह काम कर रहा है। रात में भौंकने वाला कुत्ता मर गया, तो रात में भौंकने वाला क्या होगा? हम विशेषण। वेरी गुड। और वह दौड़ते दौड़ते थक गया, इसमें क्या होगा अनिकेत? क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध कैसे? दौड़ते दौड़ते, हाँ, दौड़ते दौड़ते थक गया, यहाँ पे वह थक गया मैं बोलूं, और उसके बाद दौड़ते दौड़ते थक गया। हम क्रिया विशेषण। वेरी गुड, क्रिया विशेषण है, क्योंकि एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया से जुड़ी हुई है। दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है, अभी मैंने एक उदाहरण आपको इससे रिलेटेड दिया था। श्रुति बताइए। श्रुति से दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है। क्रिया विशेषण। हम विशेषण। विशेषण, सॉरी। ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। दक्षिण से उत्तर तक भारत एक है, तो कहाँ से कहाँ तक भारत एक है, वहां पे उस विशेषता को बता रहा है, स्थान को बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध की तरह काम करेगा। हमेशा शोर करने वाला वह आज शांत है, इसमें कौन सा पदबंध होगा? हमेशा शोर करने वाला वह आज शांत है। सर्वनाम। वेरी गुड, यस, क्योंकि यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम पद जो है वो मुख्य है, और बाकी जो क्या है उस पे आश्रित है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध होगा। वेरी गुड। चलिए और आते हैं क्वेश्चंस पे। रेखांकित पदबंधों के भेद लिखिए। तुम जैसा चरित्रवान व्यक्ति मिलना कठिन है। सर्वनाम पदबंध।
हाँ, यहाँ पे ये सर्वनाम पदबंध है। क्यों है, जिनको नहीं समझ में आया मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो तुम है वो शीर्ष पद है और तुम क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध की तरह काम कर रहा है। वेरी गुड। वह माली से आंख बचाकर आम तोड़ रहा था। माली मतलब गार्डनर, आंख बचाना मतलब चोरी छुपे। वह माली से आंख बचाकर आम तोड़ रहा था। कौन ट्राई कर? जयप्रीत। मैम हाँ, बस ये एक्सरसाइज आज करेंगे, उसके बाद वाला हम लोग रिवीजन में करेंगे। क्रिया विशेषण। मैम टाइम इज अप। आई नो टाइम इज अप, बस ये लास्ट वर्कशीट है, उसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्रिया विशेषण। क्रिया। मैम क्रिया। क्रिया विशेषण। मैम ओनली क्रिया। क्रिया विशेषण। वह माली से आंख बचाकर आम तोड़ रहा था। ठीक है, तो माली से छुपकर, क्योंकि आम तोड़ने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे यह क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा। वह मैदान में खेल रहा होगा। खेल रहा होगा क्या होगा? क्रियापद बंध की तरह काम कर रहा है। वेरी गुड। लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। संज्ञा। नहीं, संज्ञा नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। मैम ये विशेषण है। ये विशेषण है। अगर एक सिपाही भी अंडरलाइन होता तब संज्ञा हो जाता, लेकिन केवल यहाँ पे लाल बालों वाला अंडरलाइन किया गया है, इसलिए यह विशेषण होगा। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल हो गया है। चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये आप लोग को पदबंध क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो अभी नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगा उसमें शब्द पद और पदबंध का हम रिवीजन भी करेंगे और भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा और आज मैं इसके नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। आपको समझ में आ रहा है? ईशान, आपको समझ में आ रहा है? ईशान, हाँ मैम। आप लोग को क्लियर हो रहा है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग बार बार इतना डीप में शायद नहीं पढ़ा पाएंगे, केवल रिवीजन देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू।